हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 5, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे अच्छे से मज़े से पढ़ते हुए। देखो, सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम क्या होता है। चैप्टर का नाम है पैस्टोरलिस्ट, यानी कि चरवाहे। चरवाहे कौन होते हैं? जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में खास कर देखेंगे, आदिवासी के बारे में देखेंगे और पैस्टोरलिस्ट के बारे में, जो क्या करते हैं, गाय वगैरह को या बकरी वगैरह को या भेड़ वगैरह को चराते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि इन पे जब अंग्रेज आए थे तो इन पे क्या असर पड़ा था, मतलब इनके जो लाइफ थी वो कैसे बदल गई थी अंग्रेज़ों के आने के बाद, ठीक है। तो सब इस चैप्टर में हम बस किन के बारे में देखेंगे? पैस्टोरलिस्ट के बारे में, यानी कि चरवाहों के बारे में, जो भेड़ बकरियाँ क्या कर रहे होते, चला रहे होते। तो उस समय साथ जो भी चीज़ें हुई, जो भी घटना हुआ था इनके साथ, जो भी दिक्कतें हुई थी, उस चैप्टर में हमको इस देखना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, कह रहा है इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। मतलब कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? नोमैडिक मतलब होता है देहाती, यानी कि थोड़ा जो घुमक्कड़ होते हैं। घुमक्कड़ यानी कि जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई जंगल है, कोई जंगल का किनारा है, वहाँ पे ये लोग जो पैस्टोरलिस्ट होंगे, यानी कि जो चरवाहे होंगे, 2 महीना 3 महीना वहाँ पर रहेंगे आराम से, और खाना वगैरह खा के वहाँ से कहाँ हो जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। फिर उस जगह पे दोबारा नहीं आएंगे, फिर वो कहीं और चले जाएंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे, महीना या 2 महीना रहेंगे, अपन जानवरों के साथ रहेंगे, फिर 2-3 महीने बाद उसको जगह को छोड़ देंगे। तो मतलब ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह बार बार जाते रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, यानी कि जो घुमक्कड़ तरह के चरवाहे होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बार बार रोटेट करते रहते हैं, जाते रहते हैं, यानी कि उनका घूमने का मन करता है, ठीक है। और वही लोग सबसे बेस्ट भी होते हैं, क्योंकि उनको पूरा दुनिया घूम लेते हैं ऐसे करते करते, उनका कोई एक घर नहीं होता है। तो ये कह रहा है जो नोमैड्स होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया में, जीने के लिए, खाने पीने के लिए। वैसे कह रहे हैं इंडिया में भी कई सारे उस समय के लोग थे, और अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो इस ग्रुप में आते हैं। कह रहा है उस समय भी इंडिया में कई सारे कंट्री, मतलब इंडिया के कई सारे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में पैस्टोरलिस्ट रहते थे, यानी कि चरवाहे रहते थे, जो अपने बकरियों के साथ या भेड़ों के साथ क्या करते थे, या कैटल के साथ या कैमल के साथ। कैमल यानी कि ऊँट वगैरह हो गया, कैटल यानी कि गाय भैंस हो गई। तो उस समय वो सब रहते थे इंडिया में। अब पूछ रहा है आपसे, क्या आप जानते हैं कि ये सब आते कहाँ से हैं, या कहाँ जाते हैं, या कहाँ रहते हैं, या कैसे इनका खाना पीना चलता है? यही सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आता है पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, यानी कि जो देहाती, पैस्टोरल मतलब होता है देहाती, और नोमैड्स यानी घुमक्कड़, जो इस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो कह रहा है कि हम ऐसे बारे में पढ़ेंगे, देहाती घुमक्कड़ जो होते थे, यानी कि जो उसमें के पैस्टोरलिस्ट होते थे, जो चरवाहे होते थे, उनके बारे में हम देखेंगे, और उनके मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ जाते थे, ठीक है। सबसे पहला आता है माउंटेन्स पे, यानी कि पहाड़ों पे जो उस समय लोग रहते थे, लोग यानी कि यही लोग जो पैस्टोरलिस्ट, जो चरवाहे हैं, जो पहाड़ों पर रहते थे, उनसे ग्रुप में बारे में देखेंगे। कह रहा पहाड़ों पर रहने वाले एक थे, आजकल भी हैं, जो अभी भी जिंदा हैं, वो लोग अभी भी रहते हैं। जब आप जाएंगे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, तो वहाँ पर एक ग्रुप आता है, उस ग्रुप का नाम है गुज्जर बकरवाल्स। क्या नाम है? गुज्जर बकरवाल्स नाम है। कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ये लोग क्या है? ये पैस्टोरल ही नोमैड्स हैं, जो अपने जानवरों के साथ क्या करते हैं, अपने जानवर यानी कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, वहाँ पे चराते उराते हैं, और वहीं पर वो लोग रहते हैं, ठीक है। और कई सारे उसमें से माइग्रेट कर चुके हैं, माइग्रेट यानी कि दूसरी जगह पे चले जा चुके हैं। 19th सेंचुरी में जब क्या हुआ था, एनिमल्स की, मतलब जब अंग्रेज आए थे, ठीक है, तब वो लोग इधर उधर से बेचारे भाग रहे थे अंग्रेज़ों से बचने के लिए। तो उस समय में कुछ लोग वहाँ से जो है भाग गए थे, और कुछ लोग रह गए थे। तो वहाँ पे जो रह गए थे उनके बारे में बताया गया है कि गुज्जर बकरवाल्स हैं, जम्मू कश्मीर में रहते थे और अभी भी हैं। कह रहा सालों बीतने के बाद, यानी कह रहा ना, ग्रेजुअली ओवर द डिकेट्स, डिकेट्स मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि 100 साल। कह रहा है सालों बीतने के बाद या 100 सालों के बीतने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए हैं, मतलब कि समझदार हो गए हैं कि अब उनको क्या करना है, अब एक जगह से दूसरी जगह हर महीने मूव नहीं करना है, उनको क्या करना है, अब 1 साल में एक बार वो मूव करते हैं, यानी कि पूरा 1 साल एक जगह रहते हैं लोग, फिर अगले साल कहीं और जाते हैं। तो पहले क्या करते थे लोग? ऐसा नहीं करते थे, पहले हर महीने या 2-3 महीने में ये लोग चेंज करते रहते थे अपनी जगह को। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये एनुअली मूव कर रहे हैं, ठीक है। ठंडी में कहीं और जाएंगे, गर्मी में कहीं और जाएंगे। तो ये कह रहा है समर में अलग जगह रहते हैं और विंटर में अलग जगह चले जाते हैं। कौन? गुज्जर बकरवाल्स। कह रहा है जब उन पहाड़ों पे, यानी कि ठंडी के मौसम में, पहाड़ों पे देखते हैं कितना ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। कह रहा है जब ठंडी के मौसम में जब पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं? लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेसनों पे, यानी कि जो छोटे छोटे पहाड़ हैं जहाँ पर उतना बर्फ़ नहीं जमता है, यानी कि वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, तो ये छोटे छोटे पहाड़ हैं। तो जब गर्मी रहती है तो यहाँ पर रहते हैं, और जब ठंडी रहती है तो यहाँ पर चले जाते हैं। तो उसी कह रहा है
कि ठंडी के मौसम में पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, उसके वजह से कहाँ आते हैं, शिवालिक रेंज पे आते हैं, जो छोटा छोटा पहाड़ है वहाँ पे लोग रहने लगते हैं। कह रहा है जैसे ही ठंडी खत्म होती है, यानी कि मार्च अप्रैल में, यानी कि अप्रैल के महीने में, कह रहा है ना अप्रैल के महीने में वो फिर से क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। मार्च मतलब चलना होता है कहाँ की तरफ, उन पहाड़ों की तरफ जहाँ वो लोग पहले रहते थे, यानी कि फिर से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। यानी कि गर्मी के मौसम में वो क्या करते हैं, फिर से ऊपर की तरफ जाते हैं, और ठंडी के मौसम में नीचे की तरफ आते हैं। यानी कि इस तरीके से साल भर में एक एक बार बस मूव करते रहते हैं, ताकि उनका क्या हो सके, जीवन अच्छा रह सके, उनको जानवरों को घास फूस मिल सके, और वो भी क्या कर सकें, जीवित रह सके, ठंडी से बचे रह सके, गर्मी से बचे रह सकें। ठीक है, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं लोग, कफीला कहते हैं। नहीं कहते हैं कि ये काफिला आ रहा है या काफिला आ रहा है, ठीक है, तो उनको ग्रुप को क्या कहते हैं, काफिला कहते हैं। तो एमसीक्यू में वन वर्ड में आ सकता है कि जो हमारे क्या कहते हैं, जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, जो उनका जो काफिला होता है, ठीक है, या कह सकते हैं जो उनका ग्रुप होता है, उसको क्या और कहते हैं, तो क्या कहते हैं, काफिला या कफीला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है जैसे ही उनका मतलब ठंडी वाला मौसम खत्म होता है तो क्या करते हैं, पीर पांजल एक छोटा सा पहाड़ है, उसको क्या करते हैं, उसको पार करके चले आते हैं कश्मीर वैली में, और वहाँ पे वो लोग गर्मी का छुट्टी मतलब क्या करते हैं, मनाते रहते हैं। और वहाँ पे अच्छा खासा घास भी होता है, जिसकी वजह से उनको जानवरों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है खाने पीने की, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया किस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, इस जगह पे हरे भरे देखो कितना घास है, तो यहीं पे लोग ऐसे रहते हैं और जानवरों को छोड़ देते हैं, जानवर भी खाते रहते हैं घास फूस। और कह रहा है कि जैसे फिर से क्या होता है, जब ठंडी आती है, यानी कि लगभग कौन से महीने में, सितंबर के महीने में जब ठंडी आने लगती है, तो बकरवाल्स क्या करते हैं, फिर से क्या करने लगते हैं, डाउनवर्ड जर्नी, यानी कि फिर से पहाड़ों के नीचे तरफ आने लगते हैं। यानी कि जब गर्मी होती है तो पहाड़ों पर छोड़ के फिर से कहाँ पर आते हैं, शिवालिक रेंज की तरफ, और जब पहाड़ क्या बोलते हैं, गर्मी का मौसम आता है, फिर से पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता रहता है एनुअली। ठीक है, साल भर में एक बार ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे आते हैं, एक बार ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे आते हैं। और इनका काफिला का क्या नाम है, गुज्जर बकरवाल्स। कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक, और कह रहा है इनके साथ ही और सारे ग्रुप भी हैं जो अलग अलग एरिया में रहते हैं, जिसे कह रहा है यहाँ पर गड्डी। ठीक है, गड्डी एक तरह का स्टेफर्ड है, यानी कि चरवाहे का एक ग्रुप है जो हिमाचल प्रदेश में रहता है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश वाले भी, ठीक है, क्या करते हैं, ठंडी जब होता है तो कहाँ चले आते हैं, कहाँ चले आते हैं, शिवालिक रेंज में, यानी कि छोटे छोटे पहाड़ों पे। और फिर जब ठंडी जब खत्म हो जाती है, गर्मी आ जाती है, तो फिर से कहाँ चले आते हैं, ऊपर चले आते हैं। जिससे वही दिया है यहाँ पर कि जो गड्डी शेफर्ड है, ऐसे ही इनकी तरह ही हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, और जब ठंडा होता है तो कहाँ चले आते हैं, नीचे की तरफ, यानी कि शिवालिक रेंज की तरफ चले आते हैं। ठीक है, इन्हें उन्हीं की तरह, गुज्जर बकरवाल्स की तरह ये भी काम करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया पिक्चर में, गड्डी इज वेटिंग फॉर देयर सीरिंग टू बिगेन वैली ऑफ नियर हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश वाले हैं जो गड्डी शेफर्ड है, जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ये उनका फोटो है। इस तरीके से ये लोग अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। देखो वहाँ पर कितना हरा भरा घास है, 3 की जानवें वहाँ पर घास खाती हैं, और ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी लोग इसी तरह, यानी गुज्जर बकरवाल्स की तरह भी ये भी लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसा करते रहते हैं। अब देखो, अब कह रहा है इनकी तरह कुछ और ग्रुप है, यानी कई सारे ग्रुप है ना भाई, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो इंडिया में कई सारे ग्रुप हैं। तो ये कह रहा है इनके साथ ही 2 ग्रुप और जो बताया गया है यहाँ पे, घरवाल और कुमाऊँ। ठीक है, घरवाल कुमाऊँ कौन है, गुज्जर के ही एक तरह से कह सकते हैं कि उनके बाबा परदादा के लोग थे। जब अंग्रेज आए तो वहाँ से भाग आए थे। तो वही कह रहा भाग के कहाँ आ गए थे, यूपी में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो हिल्स हैं वहाँ पे आ गए थे। तो वही कह रहा मेनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर थे उनके ही क्या है, ओरिजिनल, यानी कि उनके सपुत्र लोग हैं, इनके मतलब उनका फ्यूचर कह सकते हैं, उनका क्या करते हैं उसको, जो परिवार में होते हैं उनका ही परिवार है, बस वहाँ से क्या आया, वहाँ से अलग हो गया है। और कहाँ चला आया है, यूपी हिल्स में। कब आया था, 19वीं सेंचुरी में, जब अंग्रेज वगैरह लोग थे। कह रहा वो भी लोग यही काम करते हैं, जब ठंडी आता है कहाँ चले आते हैं, मतलब इतनी चले जाते हैं और नीचे, और जब गर्मी आता है तो फिर पहाड़ों पे ये लोग चले जाते हैं। इस तरीके से गुज्जर बकरवाल्स, ठीक है, और कौन, गड्डीज, घरवाल और कुमाऊँ, ये चारों ग्रुप क्या करती है, एक ही काम बार बार करती रहती है। यानी कि साल भर में एक बार ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। और आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लोग जीते कैसे हैं भाई, जानवरों का तो घास जो होता है उसको खा के लोग जी जाते हैं, लेकिन जो उसको चराने वाले जो इंसान रहते हैं वो कैसे जीते हैं। देखो, वो डिपेंड होते हैं जंगलों में, वहाँ काफ़ी बड़े बड़े जंगल होते हैं, तो जंगलों के अंदर से जो फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, जो सब्जियाँ मिलती हैं, उन पे जिंदा रहते हैं। अब उनको चाहिए पैसा भी, तो पैसा कैसे मिलता है, देखो उनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शिप्स हैं, ठीक है, यानी कि भेड़ बकरियाँ हैं। तो भेड़ बकरियों का जो दूध होता है उसको बेच देते हैं, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बिजनेस है इन लोग का, वो है इन लोग का वूल सिस्टम, यानी कि जो इनके ऊल रहते हैं, जो भेड़ रहती है ना, उनके ऊपर से क्या निकलता है, वूल निकलता है। तो वो क्या करते हैं, ऊन को निकाल लेते हैं और ऊन को निकाल के मार्केट में बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। देखो यहाँ से वही कर रहे हैं। गड्डी स्टीप है सियर्ड, यानी कि जो भेड़ बकरियाँ हैं उनका जो बाल है उनका निकाल लेते हैं और मार्केट में बेच देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका कपड़ा पड़ा बनता है और हम लोग ठंडी के मौसम में उसको पहनते हैं।
तो इस तरीके से ये भी लोग अपना लाइफ जीते हैं। अब आता है हमारा दूसरा ग्रुप, यानी कि जो कहाँ रहते हैं, जो 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 पठारों पे रहते हैं, जो प्लेन्स पे रहते हैं और जो रेगिस्तानों में रहते हैं, यानी कि कई सारे ग्रुप है ना। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे कश्मीर वाला, हिमाचल प्रदेश वाला, वो कौन थे, जो पहाड़ों पर रह रहे थे, यानी कि पहाड़ पे ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। अब हम देखेंगे कौन पे, जो रेगिस्तान में रहते हैं, जो प्लेन्स में रहते हैं और जो छोटे छोटे पठारों पर रहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो एक जगह तो नहीं रहते हैं, सब लोग घूमते रहते हैं। कह रहा है ऐसे ही एक और ग्रुप है गुज्जर की तरह, जिसका नाम है धनगार्स। क्या नाम है, धनगार्स। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, धनगार्स। ठीक है, कह रहा है ये महाराष्ट्र का सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, किसका, पेस्टोरल का, यानी कि चरवाहों का सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिटी है। महत्वपूर्ण क्या है, देखो इनका जो पॉपुलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 4,67,000 इनका पॉपुलेशन है बस महाराष्ट्र में। सोचो, यानी कि जो धनगार्स हैं इनका मतलब बस धनगार्स ही मिला के 4,67,000 हैं, जो कहाँ रहते हैं, जो ज़्यादातर सेफर्ड है, यानी कि बकरी चराते हैं, या उसमें से कुछ साल वगैरह बीनते हैं, यानी नहीं होता साल वगैरह हम लोग ठंडी में ओढ़ लेते हैं, तो ये वो लोग बुनते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, बुफैलो वगैरह को चराते रहते हैं, यानी कि जो भैंस वगैरह होते हैं, जो ऊँट वगैरह होते हैं, उनको ये लोग चराते रहते हैं। तो अगर पूछ सकता है एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो कम्युनिटी है महाराष्ट्र की वो कौन सा है, तो धनगार्स। क्यों है, क्यों इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, 4,67,000 है। जो सब क्या करते हैं, मैक्सिमम सेफर्ड है, यानी कि बकरी चराते हैं, कुछ उसमें से कपड़े बुनते हैं और कुछ उसमें से बुफैल वाला को, यानी कि जो गाय भैंस रहती हैं उनको चराते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग उसमें कहते हैं, यानी कि जो डिजर्ट होता है वहाँ पे कैसे रहते हैं। देखो अभी डिजर्ट वाला हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र वाला। तो महाराष्ट्र में क्या होता है, बारिश आता जाता रहता है, जिसकी वजह से जब बारिश आता है तो जो घास रहती है ना वो उग जाता है, जिसकी वजह से जानवरों को ग्रेजिंग करने में, यानी कि चरने में आसानी हो जाती है। तो वही कह रहा है कि जो धनगार्स हैं वो कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र के प्लेटी वाले रीजन में रहते हैं, जहाँ पर मानसून आता रहता है। ठीक है, तो बारिश के होने की वजह से क्या होता है, वहाँ की जो बहुत ज़्यादा घास नहीं रहती है, लेकिन जो भी घास रहती है इनका पेट वगैरह भर जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया पिक्चर में, देखो ये जो है एरिया है ना, ये थोड़ा रेगिस्तानी एरिया है जहाँ पर बारिश कम होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बारिश होती है तो घास वगैरह उग जाते हैं, जिसको जो जानवर हैं उसको खा के अपना पेट भर लेते हैं, और ये क्या करते हैं जीने के लिए, आगे देखेंगे। अब देखो कह रहा है जो धनगार है ना वो खेती करते हैं बाजरा का, यानी कि जो बाजरा होता है ना, जो बाजरा होता है, मकई वगैरह होता है, उसकी खेती करते हैं लोग। तो उसको काट के मार्केट में बेच वगैरह देते हैं, जिसके वजह से इनको पैसा मिलता है, उसी पैसे से अपना काम धाम करते हैं। कह रहा है जो धांगर्स हैं, यानी कि जो धांगर हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, वो 1 महीने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, कोंकण में चले जाते हैं। कोंकण में क्या करने जाते हैं, देखो कोंकण जो एरिया है, यानी कि ये भी एक तरह का जगह है। तो कोंकण में जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर को करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि हद से ज़्यादा बारिश कोंकण में होती है। तो ये कह रहा है कि वो लोग धनगार से चले आते हैं, यानी कि जो महाराष्ट्र है वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं कोंकण एरिया में, क्योंकि कोंकण में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। वही लिखा है रिच सॉइल बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल। ठीक है, यहाँ के जो शेपर्स रहते हैं, यानी कि जो बकरी के चरवाहे होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, वेलकम करते हैं सबका कोंकाई पेजेंट का, यानी कि जो किसान रहते हैं वहाँ जो खेती करने आए रहते हैं उनका ये लोग स्वागत करते हैं प्रेम से कि आइए हमारा ज़मीन का इस्तेमाल करिए और खेती वगैरह करके हमें भी कुछ हिस्सा दीजिए, ताकि हम भी क्या कर सकें, अपने परिवार का पेट भर सकें। और जब वहाँ लोग खेती करते हैं तो खेती बस एक ही चीज़ की करते हैं, किसकी, राइस की, यानी कि चावल की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। अभी मैं बताया ना, अभी हाई रेनफॉल होता है, ऊपर यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ के चावल का खेती करते हैं। और जब चावल की खेती हो जाती है तो वहाँ का जिसका ज़मीन रहता है उसको कुछ दे देते हैं और बाकी अपने रख लेते हैं, फिर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तो हर महीने क्या करते रहते हैं इस तरीके से, साल भर में या 6 महीने में, इस तरह के 3 महीने में ये लोग चेंज करते रहते हैं अपने लोकेशन को। अब कौन कौन से खराब ये लोग बोते हैं देख लो, यानी कौन कौन से जो क्या बोलते हैं फसल होता है। वो पहला आता है खरीफ क्रॉप। ठीक है, ये कब होता है, ऑटम क्रॉप में होता है, जो ये लोग सबसे बोते हैं सितंबर अक्टूबर में। फिर होता है रवि। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें बाजरा वगैरह आता है और चावल वगैरह आता है। ठीक है, इस तरीके से लोग खेती करते हैं जब बारिश होता है। तो जब बारिश खत्म हो जाता है तो फिर ये अपने उस जगह पे वापस चले जाते हैं महाराष्ट्र में। अब बात करता है कर्नाटका में, यानी कर्नाटका में भी कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, करेक्ट, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही लोग रहते हैं, जहाँ पर क्या है, पठार है। प्लेटी यानी कि पठार मैंने पढ़ा दिया जियोग्राफी में बहुत अच्छे से। तो प्लेटी मतलब होता है पठार। तो पठारों में ये लोग रहते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, पत्थर वगैरह से या घास वगैरह से लोग क्या करते हैं, अपना मतलब क्या बोलते हैं, जानवरों को रक्षा करते हैं। फिर कह रहा है कि वहाँ की जो कैटल होते हैं, जो जानवर होते हैं, गाय भैंस होती हैं, जो उनकी भेड़ बकरियाँ होती हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं चरने के लिए और वहाँ पे चरती रहती हैं सब। ठीक है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वहाँ भी घास फूस है, तो भी लोग घास फूस खाते रहते हैं। फिर कह रहा है इनके साथ ही जिनके कैटल रहते हैं वहाँ पे मस्त होकर रहते हैं। ठीक है,
फिर क्या रहता है कुरमास और कुरबास, ये लोग क्या है एक तरह की, एक तरह का ग्रुप है जो उन्हीं में रहता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं बंजारा, बंजारा आप लोगों ने नाम सुना होगा। बंजारे जो होते हैं इन्हीं की तरह होते हैं, वो एक जगह पे नहीं टिकते हैं, उनका काम ही होता है चलना, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो कुरमास और कुरबूस हैं, यानी कि कुरमास और कुरबस जो है एक तरह से बंजारे हैं जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं ताकि उनका क्या हो सके, लाइफ चलता रहे। अब देखो कह रहा है ये जो बंजारे हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अभी तो हमने देखा कश्मीर में थे, उत्तर प्रदेश में थे, हिमाचल प्रदेश में थे और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में हमने देखा। इसके अलावा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखो कह रहा है जो बंजारास होते हैं, लिखा भी है, कह रहा है बंजारा जो होते हैं यानी कि जो ये लोग कौन होते हैं, पैस्टोरलिस्ट होते हैं, यानी कि जो चरवाहे होते हैं उनको बंजारा भी कहते हैं। कह रहा है ये पाए जाते हैं फाउंड इन द विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश से कुछ गाँवों में, पंजाब के कुछ गाँव में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, खाने के क्या करते हैं, खाने के लिए या खाने के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हमेशा क्या करते हैं, भटकते रहते हैं या घूमते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि इन जगहों पे पाए जाते हैं और इन सर्च ऑफ फूड यानी खाने की तलाश में और जानवरों के खाने की तलाश में, घास फूस की तलाश में ये लोग क्या करते हैं, लंबे लंबे समय तक चलते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। इनका पाँव एक जगह कभी नहीं टिकता, ऐसा नहीं होता कि 2 साल 3 साल एक जगह रह पाएँ, कभी रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इनकी आदत ही नहीं है, ये बस क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इसके बाद बात कर रहा है कहाँ पे, राजस्थान में। कह रहा है राजस्थान में भी एक ग्रुप रहता है जिसका नाम है रायकास। क्या नाम है, रायकास, ठीक है। रायकास भी यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और जहाँ पे जब वो लोग सेटल हो जाते हैं तो एक 2 महीना 3 महीना रहते हैं, फिर वहाँ से भी ये लोग चले जाते हैं। कह रहा है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग राजस्थान एरिया में रहते हैं और वहाँ पे जो अनकल्टिवेटेड लैंड होता है यानी कि जो ऐसे खेती, ऐसे मिट्टी जहाँ पर ये लोग खेती कर सकें, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार जब बारिश नहीं होती है राजस्थान में तो क्या होता है, इनका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, यानी कि फ्लक्चुएट होता है। तो ये कह रहा है ऑन द कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर, यानी कि हर साल क्या होता है, जो फसल होती है वो मैक्सिमम टाइम बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में बारिश नहीं होती है। जब बारिश होती है तो ये मौसम क्या होते हैं, पूरे फसल को एकदम हरा बना देते हैं। लेकिन जिस दिन बारिश नहीं होती है, जिस साल बारिश नहीं होती है, उस दिन रायकास का राजस्थान में क्या होता है, बेचारा बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है रहने में, तो वो शहरों की तरफ भाग जाते हैं। तो वही कह रहा है रायकास जो है कंबाइंड कल्टीवेशन करते हैं जब क्या होता है, मानसून रहता है, ताकि मिट्टी जो भीगी रहे और वहाँ पर अच्छी खेती हो सके। कहाँ पे करते हैं, बारमर में, जैसलमेर में, जोधपुर और बीकानेर में, ठीक है। ये सब कुछ गांव के नाम हैं जो अवेलेबल हैं उस समय में खेती करने के लिए थे। तो खेती तभी करते हैं जब बारिश वगैरह सही होता है तब। देखो यहाँ पर लगा है, मेला हुआ लगा है राजस्थान में, जो कैमल वगैरह चलाते हैं। कह रहा है कैमल फेयर एल बालोटारा इन वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान में जो यहाँ पर एक लगता है मेला जहाँ पर कैमल को बेचा जाता है, ठीक है। तो वहाँ के जो राजस्थान के रायकारस होते हैं यानी जो रायकर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, रायकर्स वाले क्या करते हैं, जो उनके पास कैमल होता है, ठीक है, जिसको वो लोग पाल रहे होते हैं, जब वो लोग कैमल बड़े हो जाते हैं तो ला के इस मार्केट में बेच देते हैं और जो भी पैसा मिलता है उससे लोग कमाई वगैरह करते हैं, अपना घर वगैरह चलाते हैं। तो इनका यही बिजनेस है, ठीक है, यानी कि यही धंधा है, इसी वे पे वो जिंदा रहते हैं। यहाँ पर बस दिखाया गया पिक्चर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। कह रहे जो रायकास वाले हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं, उन्हीं कुछ लोग हैं, वो लोग ऐसे रहते हैं, धोती पहनते हैं, टी शर्ट पहनेंगे और ऊपर उनके क्या रहेगा, टोपी रहेगा, गमछा रहेगा, ठीक है, गोल से बांधे रहेंगे। इनको कहते हैं रायकास। यहाँ पर भी पिक्चर दिया है। ये लोग कौन है, ये लोग हैं मालदारी हैं, हर्डस मूविंग इन द सर्च ऑफ पैसर। मालदारी एक तरह का ये भी ग्रुप है, जैसे रायकास हैं वैसे मालदारी भी हैं, यानी कि माल होता है इनके पास, काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। तो ये भी लोग वही काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बेचारे घूमते रहते हैं खाने की तलाश में, ठीक है। तो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, हमने इतना जाना कि वो अच्छे से रह रहे थे, यानी कि अच्छे से मौज से मस्ती से रह रहे थे जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे टॉपिक, दूसरा टॉपिक इसी चैप्टर का, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, यानी कि जब अंग्रेज़, कॉलोनियल मतलब वही अंग्रेज़ ब्रिटिश वाले, जब अंग्रेज़ आए इंडिया में तो इन पर क्या असर पड़ा, ठीक है, और इनकी लाइफ किस तरह से बदल गई, किस तरह से चेंज हो गई, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में, यानी कि दूसरे टॉपिक में, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल मतलब कि ब्रिटिश। तो कह रहा है यहाँ पे कि जो जब कॉलोनियल रूल है, यानी कि जब अंग्रेज़ आए तो इनका जो पेस्टोरलिस्ट थे, यानी जो चरवाहे थे, जो बंजारेस थे, इनका लाइफ पे क्या हुआ, ड्रामेटिकली चेंज हो गया। ड्रामेटिकली यानी कि अचानक से चेंज हो गया है, मतलब इनको आइडिया भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जैसे अभी इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा आदिवासियों के बारे में, जो आदिवासी थे, जो जंगल में रहते थे, किस तरह तरीके से जंगल की कटाई हुई और किस तरीके से उनको ज़बरदस्ती मार दिया जाता था, क्या करने के लिए, वहाँ से भगाने के लिए। तो ऐसे ही इनके साथ भी किया जाता था, क्योंकि ये भी क्या करते थे बेचारे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और अपने जानवरों के साथ घास फूस चराते रहते थे और जंगल से जो भी सामान मिलता था उसी में अपना पेट भरते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो सारे चीज़ क्या हुआ, बंद कर दिए और उन्होंने क्या कर दिया, इन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि अगर तुमको ये सब काम करना है, यानी कि जानवरों को खिलाना पिलाना है और जंगल से सामान वगैरह लेना है, तो तुमको
पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, जो बाद में क्या हुआ था, दे भी रहे थे लोग, लेकिन इसके बावजूद ये लोग और ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगा बंजारों को। ठीक है, अब देखो कह रहा जितने भी अंग्रेज थे, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कह रहा जितने भी अंग्रेज थे वो चाह रहे थे कि जितना भी ग्रेजिंग वाला लैंड है, यानी कि ऐसा ज़मीन जहाँ पर सबसे ज़्यादा घास है, उस घास को हटाकर क्या किया जाए, कल्टीवेशन फार्म बनाया जाए, यानी कि खेत बनाया जाए, ताकि जो घास फूस है उसके जगह पे फसल उग पाए। ठीक है, तो ये अंग्रेजों का मानना था, लेकिन इनसे दिक्कत किसको हुई, चरवाहों को, बंजारों को, जिनकी वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, जी पा रहे थे, यानी कि बंजारे क्या कर रहे थे, अपने जानवरों के साथ रह रहे थे और जो भी घास फूस था उसको अपने जानवरों को खिला रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उस ग्रेजिंग लैंड को जहाँ पर घास वगैरह उग रहे थे उसको हटा करके क्या कर दिया, कल्टिवेटेड फार्म बना दिया, यानी खेत बना दिया जहाँ पर खेती की जाती थी। ठीक है, फिर कहा अंग्रेजों ने कि तुम लोग को ये सब छोड़ के क्या करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा और उसका लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा, रेवेन्यू यानी कि टैक्स देना पड़ेगा। तुम लोग को हम खेत दे रहे हैं, उस खेती में खेती करो, फसल उगाओ, धान गेहूँ उगाओ, और जो भी फसल होता है उसका 60% 70% हमें दो, बाकी तुम अपने खाने के लिए रख लो। इस तरीके से अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती ये काम करवाते थे, और उनका आदत था नहीं खेती करने का, उनका आदत क्या था, बस एक जगह से दूसरी जगह घूमने का। इसलिए वैसे कह रहा है कि जब अंग्रेज आए तो कई सारे पेस्टोरल लोग, यानी कि बंजारेज लोग इधर उधर भाग गए। इसी वजह से पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं बंजारा। क्यों पाए जाते हैं, इसी की वजह से पाए जाते हैं क्योंकि वो सारे के सारे क्या हो गए थे, बिछड़ गए थे। ठीक है, कुछ लोग रुक गए थे, कुछ लोग कहीं और चले गए, कुछ लोग कहीं और चले गए। तो अंग्रेज आने के बाद क्या हुआ था, सब कुछ चेंज हो गया था, इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। कह रहा है कि जितने भी अंग्रेज थे वो इनसे क्या करवाते थे, वो कहते थे कि मैं तुमको अगर खेती दिया हूँ तुम खेती करो और उसमें से क्या उगाओ, तुम जूट उगाओ, कॉटन उगाओ, कॉटन यानी कि सूती कपड़े जो होते हैं, जो हम लोग टी शर्ट वगैरह नहीं पहनते गर्मियों में सूती के, वो कौरसी से बनते थे। गेहूँ हो गया, ये सब क्या करते थे वो लोग, उगा के टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके भेज देते थे इंग्लैंड। कहाँ भेज देते थे, इंग्लैंड। ये सब अंग्रेजों का चाल था। तो देखा जा सकते हैं इंसानों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है, जानवरों को भी नहीं छोड़ा, आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा, और साथ ही साथ जो चरवाहे हैं, जो बंजारे हैं, इन लोग को भी ये लोग क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इन लोग को ज़बरदस्ती क्या करता था, कहते थे अंग्रेज कि तुम लोग जूट की खेती करो, कॉटन की खेती करो, गेहूँ खेती करो, ताकि हम इसको क्या कर सकें, भेज सकें इंग्लैंड में अपने लिए। अब देखो जो अंग्रेज थे वो चाह रहे थे, मतलब मैं बताया हो ना इसके पिछले चैप्टर में भी, उनकी लालच बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो जो भी इनसे टैक्स ले रहे थे 50% 60%, वो भी क्या हो रही थी, वो चाह रहे थे और ज़्यादा टैक्स लें। जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, कह रहा कि मैं आपको और ज़मीन दूंगा, यानी कि जितना भी दिया है 2 एकड़ 3 एकड़, इसके बाद मैं और आप दूंगा। उसमें क्या करना है आपको, उसमें क्या करना है आपको, खेती करना है, और जो भी खेती कर रहे हैं उसका डबल देना है आपको। यानी अगर 60% दे रहे थे तो आपको कितना देना, 70-80% देना है उस एकड़ में से। लेकिन और क्या होता था, वैसा ज़मीन देते थे जो कोई किसी भी तरह का खेती नहीं होता था, यानी कि अनकल्टिवेटेड लैंड देते थे, यानी कि बंजर ज़मीन जिसे हम कहते हैं, वैसा ज़मीन उनको देते थे। तो वही कह रहा है यहाँ पर उनके रूल्स के हिसाब से अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी, वो उनको दे देते थे और कहते तुम इस पर खेती करो, और जो भी क्या बोलते हैं इसका, क्या बोलते हैं, गेहूँ वगैरह होगा, कॉटन वगैरह होगा, तुम हमको दे देना, हम उसको इंग्लैंड भिजवा देंगे। तो इस तरीके से ज़बरदस्ती के साथ क्या किया था, बंजारों के साथ खेती करवाते थे अंग्रेज लोग, और जो बंजारे नहीं करते थे खेती उनको गोली मार देते थे, जिसकी वजह से डर के मारे इन लोगों को ये काम करना पड़ता था। ये जो कह सकते हैं जो लाइन है यहाँ पर, ये कहना चाह रहा है, कह रहा है कि हमने देखा था इसके पिछले चैप्टर में किस तरीके से अंग्रेजों ने क्या लाया था, फॉरेस्ट लॉ लाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट एक्ट बोल रहे थे। इसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें इन लोगों ने बोल दिया था, मतलब इतना जंगल की कटाई कर दिया था उन्होंने कि जंगल की कमी हो गई थी। यानी कि जंगल में जो लकड़ियाँ मिलती हैं, जैसे देवदार हो गया, साल हो गया, या टिम्बर हो गया, टिम्बर की लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस थी उस समय में। ठीक है, तो ये तीनों लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा उस जंगल में मिल रही थी, जिसकी संख्या कम हो रही थी कटने के कारण। इन लोगों ने क्या किया, कर दिया था, जब फॉरेस्ट एक्ट आया था, ठीक है, जो बच्चे पढ़े होंगे जान रहे होंगे, उन लोगों ने एक लॉ बना दिया था कि कोई भी आदिवासी या बंजारा या पेस्टोरल या चरवाहा बिना परमिशन के उस जंगल में नहीं जाएगा, और जाएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा या जेल में बंद कर दिया जाएगा। उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, उन लोग का, अंग्रेजों का मानना था कि अगर ऐसा हो गया तो ये लोग क्या करेंगे, जंगल में जाएंगे नहीं, जिसकी वजह से फिर से जंगल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और फिर से हम उस पेड़ों को काट सकेंगे। इस वजह से जंगल में क्या हुआ था, ये लोग जाने ही नहीं दे रहे थे इन लोगों को, ना बंजारे को, ना किसी पेस्टोरल को। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग क्या कर दिए, उनके खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिए, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, वही यहाँ पर दिया गया अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है, कह रहा दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री। ये बहुत अच्छा लाइन दिया है यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा जो भी पेस्टोरलिस्ट थे, यानी कि जो भी चरवाहे थे, या जो भी बंजारे थे, या जो भी आदिवासी थे, उनको जंगल में घुसने के लिए क्या चाहिए था, एक परमिट चाहिए था। सोचो, अपने ही देश में, अपने ही जंगल में, अपने ही ज़मीन पे जाने के लिए उनको एक परमिशन चाहिए था। तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इन पे एकदम दबाव बना दिया था पूरी तरह से, ताकि ये लोग कुछ बोल ना पाएँ। तो इस तरीके से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी इन लोग को भी, यानी कि चरवाहों को या बंजारों को भी दिक्कत हुई थी अंग्रेज़ों की वजह से।
देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, काफ़ी बढ़िया बात है, जब सुनेंगे आपको मज़ा आएगा। देखो कह रहा जो तीसरा पॉइंट है, जो ब्रिटिश थे ये काफ़ी ज़्यादा इनसे मतलब कह सकते हैं ना क्या बोलते हैं परेशान हो गए थे। क्यों परेशान हो गए थे? देखो मैंने बताया है कि जो चरवाहे थे या जो बंजारे थे उनको पसंद था घूमना, यानी कि वो घुमक्कड़ थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। यानी कि जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो यहाँ पर आते थे, फिर 2 महीने के बाद यहाँ रहते थे, फिर 3 महीने के बाद यहाँ चले आते थे, फिर यहाँ इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, घूमते रहते थे। जब अंग्रेज आए तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? उन लोगों ने दिया था ज़मीन यहाँ पर खेती करने के लिए, खेती करते थे, दे देते थे और धीरे से यहाँ पर भाग जाते थे कहीं और, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को ढूंढने में फिर दिक्कत होता था। फिर ढूंढते थे अंग्रेज, फिर पता चलता था कि इस जगह पे पाए जाते हैं, फिर इस जगह पे क्या देते थे, अंग्रेज़ खेती करने के लिए देते थे, फिर से ये लोग खेती करके फिर कहीं और भाग जाते थे रातों रात, जिसकी वजह से अंग्रेज इनको क्या कर देते थे, एक जगह पे इकट्ठा मतलब उनको करने में दिक्कत हो रहा था। तो वही कह रहा है यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, यानी कि परेशान हो गए थे, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, ठीक है, और इनको पसंद भी था, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे अंग्रेज़ की भाई कितना इनको पकड़ें। क्योंकि वो चाह रहे थे, जो देखो आप लिखा है, जो अंग्रेज़ थे वो ये चाह रहे थे कि वो रूल करे पूरा एक सेटल पॉपुलेशन पे, यानी कि ऐसा पॉपुलेशन, ऐसी आबादी जो लोग क्या है, जो सेटल्ड है, यानी कि बस एक जगह पे रह रहे हों। लेकिन ये लोग तो अलबेला थे, एक जगह से कहीं और जा रहे थे, फिर वहाँ जा रहे थे, फिर कहीं और जा रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा इन लोगों ने सबक सिखाया है। कह रहा दे वांटेड द रूरल पीपल टू लिव इन विलेज। वो चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि जो भी बंजारेज हैं बस एक गांव में फिक्स होकर रह जाएं, एक ही जगह पे रहें, फिक्स प्लेस पे रहें और फिक्स राइट पे रहें, ताकि वो लोग क्या कर सकें, इन पे कंट्रोल जमा सकें। लेकिन वो लोग ऐसा करते नहीं थे, रातों रात कहीं और चले जाते थे। दोज हू वर सेटल्ड वर सीन एज द पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग। कह रहा है जो कुछ लोग थे जो डर के मारे बेचारे सेटल हो गए थे तक कहीं कब तक भागेंगे, तो वो भी लोग थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बातें नहीं मानते थे, बेचारे बार बार इधर उधर घूमते रहते थे, और अंग्रेज क्या होते थे, परेशान होते रहते थे। काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने परेशान भी किया इन लोग को, और अच्छा भी था। फिर कह रहा है जब अंग्रेज बहुत ज़्यादा इनसे परेशान हो गए, यानी एकदम डिस्टर्ब हो गए थे, तो उन्होंने एक क्या निकाला, एक गवर्नमेंट एक्ट निकाला जिसका नाम था और कब निकाला था ये भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1871 में, यानी कि आज से लगभग 2.5 साल पहले, लगभग 2.5 साल, अप्रॉक्स 2.5 साल, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। कह रहा 1871 में जो अंग्रेज़ थे, जो अंग्रेज़ की गवर्नमेंट थी इंडिया का, उसने एक लॉ निकाला। उस लॉ में क्या नाम दिया गया कि जितने भी क्या होते हैं, जो बंजारेज हैं वो क्रिमिनल हैं, यानी कि क्या है, वो क्रिमिनल बना दिया गया है उनको, कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, यानी जितने भी ट्राइब्स वाले हैं, जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी बंजारे हैं, वो किस में आते हैं, क्रिमिनल फेस में आते हैं, क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ों की बात नहीं मान रहे थे। जिसकी वजह से हर गांव में क्या हुआ, उन लोग को इकट्ठा किया गया और कह दिया गया कि अगर तुम लोग दोबारा भागोगे तो जो पुलिस रहेंगे तुमको गोली मार देंगे। यानी कि हर गांव में 3-4 जो है ऑफिसर को क्या किया गया, वहाँ पर तैनात किया गया, ताकि रातों रात ये लोग वहाँ से भाग ना सकें, जिसकी वजह से वहाँ पे बेचारे फिर से लोग मजबूरी में वहाँ पर रहने लगे। तो वही कह रहा है क्योंकि कम्युनिटी क्या थी, वहाँ पे लॉ को पास किया गया था, और उस लॉ के हिसाब से बताया गया कि जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी कह सकते हैं पेस्टोरलिस्ट हैं, वो क्रिमिनल हैं, जिसकी वजह से हर गाँव में लिखा है ना, द विलेज पुलिस केप्ट इन अ कंटिन्यूस वॉच ऑन देम, यानी कि लगातार 24 घंटे जो पुलिस थी उनकी, अंग्रेज़ों की, उन पर अपना कंट्रोल दिखाए हुए थी, ताकि रात में ये भाग ना पाएँ, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, उनको और ज़्यादा दिक्कत होने लगा कि हम क्या कर रहे हैं, अब हमको जबरदस्ती इनका कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनको एक गांव में इकट्ठा किया और 3-4 पुलिस को वहाँ पे लगा दिया, ताकि गांव छोड़ के ये लोग भागे ना। मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था इन लोग को भागने में या घूमने में, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का जीना इन लोगों ने हराम कर दिया था। फिर कह रहा है कि चौथा पॉइंट जो है, जब ये लोग इकट्ठा हो गए, यानी कि जब गाँव में आने लगे तो खेती करना पड़ता मजबूरन में जिंदा रहने के लिए। तो ये जो अंग्रेज़ थे सब देखते हुए उन लोगों ने टैक्स का था और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि जो टैक्स था पहले 60 था, 70 था, फिर अब 80 हो गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगे थे। वही कह रहा है जो टैक्स था वो फिर से इम्पोज हो गया था उनकी ज़मीनों पे, जहाँ पर वो पानी पीते थे, यानी कि पानी पे भी टैक्स लगता था। जो नमक वो लोग यूज़ करते थे सब्जी वगैरह बनाने में, उस नमक पे भी टैक्स लगता था। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक स्टार्ट किया था मूवमेंट। वो कौन सा मूवमेंट था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी के लिए स्टार्ट किया गया था, साल्ट के लिए ही, ऑन ट्रेड गुड, और जो सामान थे उन पे भी ये लोग टैक्स लगाने लगे, ताकि ये लोग क्या करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अंग्रेज़ कमा पाए उन बेचारे बंजारों से और आदिवासियों से। और देखते देखते एक और टैक्स ला दिया अंग्रेज़ों ने। कौन सा टैक्स था, ग्रेजिंग टैक्स था। आपका आया था मिड 19th सेंचुरी। अब ग्रेजिंग टैक्स क्या होता है, देखो, जो जानवरों को ग्रेजिंग करने के लिए ले जाएगा, यानी कि जो जानवर के लिए, मतलब जो भी इंसान या जो भी बंजारे या जो भी आदिवासी हैं, अगर जानवरों को कहीं पहाड़ों पे या कहीं जंगलों में अगर ले जाते हैं चराने के लिए या उनको क्या करने के लिए, मतलब घास वगैरह खिलाने के लिए, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। हर महीने का उनका कुछ रुपया देना पड़ेगा, जो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, फिक्स किया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ना उनको जीने दे रहे हैं, ना ही उनको जानवरों को जीने देते हैं, ना ही उनको
क्या दे रहा है, आज़ादी दे रहे हैं कहीं जाने का। तो मतलब पूरी तरह से क्या कर दिया है, उनको जीना हराम कर दिया है इन अंग्रेज़ों ने। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट, यानी कि जो चेंज कर रहे थे ये अंग्रेज़ बार बार हर महीने एक ला रहे थे नियम कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम्हें जंगल में जाना है, तुम्हें ये करना, तुम्हें इतना खेती करना है, तुम्हें इतना टैक्स देना है। कह रहा जो भी ये चेंजेस हो रहा था उन पे चरवाहों पे या बंजारों पे क्या असर पड़ रहा था, क्या असर पड़ रहा था, देखो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। सबसे पहला असर क्या था कि वो बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हो गए थे, उनके जानवरों को चराने के लिए पैसे नहीं थे। भाई जब पैसे देंगे, जब टैक्स देंगे, तभी तो जंगलों में ले जाके या पहाड़ों पर ले जाकर अपने जानवरों को चराएंगे। तो वही कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस शॉर्टेज हो गया था पेस्टोरस का, यानी कह रहा है जो भी चेंज हुए थे ये क्या हुए थे, सीरियस शॉर्टेज हुआ था। शॉर्टेज होता है कमी, ठीक है, शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, कमी होता है। इसका मतलब जो भी चेंजेस हुए थे जिसके वजह से क्या हुआ, जो उनके भेड़ बकरियां था उनको खाने के लिए दिक्कतें हो गई थी, कमी हो गई थी। वही कह रहा सीरियस शॉर्टेज ऑफ पैस्चर, यानी घास फूस की कमी हो गई थी। क्यों कमी हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ लोग उनके खाने पीने के लिए जाते नहीं थे और जानवरों को पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ले जाकर क्या था वहाँ पे बैंड हुआ था, यानी कि मतलब क्या कर टैक्स देना पड़ रहा था चराने के लिए। तो ये कह रहा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, कमी हो गई थी खाने पीने के लिए। When grazing lands were taken over the turn into cultivated lands, कह रहा जो भी एरिया बचा था जानवरों को चराने के लिए उस एरिया को भी अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, खेती में कन्वर्ट कर दिया था कि आप लोग खेती करिए और उसी से अपना पेट भरिए। जिसकी वजह से उनके पास और कोई भी ज़मीन नहीं था जानवरों को चराने के लिए, ना ही उनको परमिशन था जंगल में जाने के लिए ताकि वो लोग फल वगैरह खा सकें या ला सकें या उनके लकड़ी बीन के ला सकें, तो सब्जी बीन के ला सकें। तो इसकी वजह से भी उन लोग को भी दिक्कत होने लगा, क्योंकि वो जंगलों में जाना पूरी तरह से मना हो गया था कि जंगल में आपको नहीं जाना है। कह रहा जो भी ज़मीनें थी, यानी कि जो पेस्चर लैंड था, यानी कि जो घास फूस की ज़मीनें थी, उनको ये लोग कन्वर्ट कर दिए थे किस में, खेती वगैरह में। और वहाँ पे खेती कैसे होती थी, प्लग से। प्लग क्या होता है, देखो प्लग होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मिट्टी को क्या करता है, इधर से उधर होता रहता है, जिसको हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। जब खेतों की जुताई होती है तो हर जोत के या उसे क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर से जाके खेतों की जुताई करते हैं और खेतों की मिट्टी को पलटते रहते हैं। तो ये कह रहा है जो वहाँ पे खेती हो रही थी वो प्लग से हो रही थी और सारा का सारा घास वहाँ पे ख़त्म हो गया था। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, लगातार जो ग्रेजिंग का सिस्टम था वो घट रहा था, जो घास फूस थे वो घट रहे थे, क्योंकि भाई ज़मीन बच नहीं रहा था खेत उनको जानवरों को चराने के लिए। जो भी ज़मीन था वो जंगल था और खेत था, बाकी कुछ था नहीं उनके पास। और देखते देखते काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, एनिमल्स के खाने की कमी हो गई थी और कई सारे एनिमल बेचारे ऐसे ही बेचारे मतलब बिना खाए ही भूखे से मर जा रहे थे। वही लिखा है डिटोराइजेशन ऑफ एनिमल स्टॉक, यानी कि जो भी एनिमल का स्टॉक था, जो एनिमल का खाना था घास फूस, वो क्या रहा था, ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे एनिमल बेचारे ऐसे ही मर गए। तो ये लिखा है अंडर फीड, यानी कि बिना खाने की वजह से भूखे बेचारे कई सारे कैटल मारे गए थे, डाइड हो गए थे, वही बड़ी पैमाने पे। क्यों, उनकी फैमिली ख़त्म हो गई थी, उनके जो बड़े बड़े जानवर थे, बच्चे, वो बेचारे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, मतलब सिस्टम ला दिया था, बहुत बेकार सिस्टम ला दिया था और बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था इन बेचारे किसको, इन बंजारों को। तो ये कह रहा कई सारे जानवर बेचारे उनके मारे गए थे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कई सारे इंडिया का मैप है और दिया गया बताया गया कहाँ कहाँ पर जो है ये ग्रुप बंजारे वाले उस समय में थे। ठीक है, देख लेते हैं। कश्मीर में देखें यहाँ गुज्जर्स थे, हिमाचल प्रदेश में गड्डीज थे, और क्या थे, ये बातियास है, गुज्जर है। फिर राजस्थान में थे रायकास थे, और क्या थे, महाराष्ट्र में धांगर्स थे। तो ऐसे ही कई सारे हैं जो इम्पोर्टेंट थे, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो इसके बाद टॉपिक आता है पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। अभी तो हम बात कर रहे थे इंडिया में किस किस जगह पे है, क्या क्या दिक्कत हुई थी। अब ऐसे इंडिया की तरह है अफ्रीका। अब कह रहा अफ्रीका में ये लोग जो थे अंग्रेज़ लोग, वहाँ भी इन लोगों ऐसे ही लोग परेशान कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा थी। किनकी संख्या, यानी कि बंजारों की संख्या या कह सकते हैं आदिवासियों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज़ इनको परेशान कर रहे थे। तो थोड़ा उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कह रहा कि चलते हैं अफ्रीका में, वहाँ पे देखते हैं, जब हम जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है, अगर मान लेते हैं पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से मान लेते हैं 100 लोग क्या हैं, बंजारा से हैं या आदिवासी हैं। क्या है, बंजारा या आदिवासी हैं। कितने, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे 100 लोग हैं। तो 100 लोग में से 50 लोग कहाँ रह रहे हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं, सोच लो। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला पेस्टोरल पॉपुलेशन है, वहाँ पर लोग रहते हैं अफ्रीका में। यानी कि अफ्रीका में देखा जाए तो अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 50 लोग क्या हैं, बंजारा हैं या तो आदिवासी हैं। तो उनकी संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो कितनी है, 22 मिलियंस है, यानी कि लगभग 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया में कितने हैं, बस 4,67,000 ही है, यहाँ पर कितने हैं, 2 करोड़ 20 लाख। तो वह कह रहा है इवन यानी कि आज के समय में, यानी कि 2015-20 के समय में भी लगभग 2 करोड़ 20 लाख अफ्रीकन वहाँ पर बसे हुए हैं, जो डिपेंड करते हैं किस पे,
पेस्टोरल एक्टिविटी पे यानी कि अपने चरवाहों पे डिपेंड करते हैं। वो भी एक जगह से साल भर में एक जगह दूसरी जगह जाते रहते हैं। अब उनका देश आज़ाद हुआ है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उन लोग को ये सारी दिक्कतें होती थी जो अभी हम इंडिया में पढ़ के आ रहे हैं कि इंडिया में क्या क्या दिक्कत होती थी, यही दिक्कतें अफ्रीका में भी होती थी। तो कह रहा है वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इन लोग का, और कई तरह के वहाँ पर कम्युनिटी है, जैसे कि दे इंक्लूड कम्युनिटी लाइक बेडुइन्स, ठीक है, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बुरान एंड तुर्कन। इसमें से कोई भी 2-3 नाम एग्जाम में लिख देंगे तो अच्छा होगा, कोई भी आसान करके, जैसे तुर्कन हो गया, बुरान हो गया, सोमाली, मसाई, बर्बर्स, ठीक है, बेडुइन्स, इसमें कोई भी 2-3 नाम आप याद कर लीजिएगा। कह रहा इनमें से कई सारे के पास क्या था, ग्रासलैंड था, यानी कि इनकी खुद की ज़मीन थी जहाँ पे लोग खेती वगैरह करते थे, और ये डिपेंड रहते थे किस पे, दोनों पे, यानी कि पेस्टोरल पे भी और एग्रीकल्चर पे भी। एग्रीकल्चर इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, वही लिखा है कि एग्रीकल्चर इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि इनका काम ही क्या था, घुमक्कड़ करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमना। तो ये लोग खेती कैसे कर पाते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो खेती करते थे वहाँ पे अफ्रीका में, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। कह रहा है जो खेती करने वाले लोग थे वो डिपेंड रहते थे वहाँ पर रेनफेड पे, यानी कि जब बारिश होता था, जब बारिश मौसम आता था तभी वहाँ पर खेती अच्छी होती थी, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा भीग जाती थी, फर्टाइल हो जाता था और फसल अच्छा होता था, तो इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था, ठीक है। तो वही कह रहा है कुछ लोग थे जो क्या थे, चरवाहों थे, यानी कि जानवरों को चराते थे, और कुछ लोग डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे, लेकिन उसके लिए एग्रीकल्चर क्या था, मुश्किल था। और किस पे डिपेंड थे वो, रेन के, यानी कि जब बारिश होती थी तभी वो एग्रीकल्चर करते थे। अब कह रहा है उनके पास किस तरह के जानवर होते थे, कह रहा है उनके पास होते थे कैटल्स, यानी गाय भैंस, ऊँट हो गए, कैमल्स हो गए, भेड़ बकरियाँ हो गई, गधे हो गए, यानी कि डंकीज, ठीक है। उसका उन लोग का दूध जो होता था उसको लोग बेचते थे और अपना घर बार चलाते थे, उनका मीट लोग बेचते थे, उनका स्किन बेचते थे, जो भेड़ बकरियाँ होती थी उनका ऊन निकाल के मार्केट में बेचते थे, जिसकी वजह से उनका घर वगैरह चल पाता था। और अभी भी वो काम यही करते हैं, यानी कि इस समय भी अफ्रीका में जाएंगे तो जब जाएंगे वहाँ पर गाँव में तो देखेंगे वहाँ के जो अफ्रीकन्स होंगे अभी भी यही काम कर रहे होते हैं, जानवर पर डिपेंड रहते हैं, छोटा मोटा खेती करते हैं, उनके मीट को, उनके दूध को, उनके बालों को उठा के क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं और उससे अपना घर बार चलाते रहते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर आता है कि सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है बंजारोस का या पेट्रोलिस्ट का, वो कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है, ठीक है। बिंदास होकर अफ्रीका मार के चले आइएगा। देखो यहाँ पर दिखाया गया पिक्चर, एक कह रहा है एक व्यू मसाई है, मसाई मैंने ऊपर था ना, एक कम्युनिटी थी मसाई, कह रहा है ये लोग उनका एरिया है, मसाई का एरिया है, जहाँ पर एक क्या है, बहुत बड़ा सा किलिमंजारो क्या है, एक वोल्केनो इरप्शन है, यानी वोल्केनो वहाँ पर है, इस एरिया में ये लोग रहते हैं। कौन लोग, मसाई लोग। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, जानवरों को खेती वगैरह, मतलब ये लोग खेती करते हैं और जानवरों को छोड़ देते हैं चरने के लिए। इस तरीके से इस एरिया में कौन लोग रहते हैं, मसाई वाले एरिया। ये एग्जाम में आपके मतलब आएगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया कहाँ पर कैसा दिखता है, कैसे वो लोग रहते थे। तो इस तरीके से वो एरिया में रहते थे, इन्हीं जंगलों में बेचारे रहते थे और रहते हैं भी, इस समय भी हैं। उनकी संख्या कितनी है, भूलिएगा मत, 22 मिलियन है, यानी कि लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। ये है अफ्रीका का मैप। जब अपना बुक खोलेंगे तो उसमें इस तरीके से मैप में अच्छी तरीके से दिया होगा। देखो जो अफ्रीका का ये मैप है, यहाँ पे लोग रहते थे बर्बर्स, यानी कि बर्बर्स जिसे कहते हैं, BERBERS बर्बर्स। यहाँ पर बेडुइन, यहाँ पे तुरांग, फिर मोर्स, और क्या है, दनकील, सोमाली, और क्या है, हेरो, स्वाना, जुलू, नामा, अलग अलग नाम से जाना जाता है। बस आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, कम से कम 3, ठीक है। कोई भी 3 नाम याद रहेगा, एग्जाम में आप बना के लिख के चले आइएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। कह रहा है जो चैप्टर है, यानी कि अफ्रीका वाला जो पेस्टोरल लिस्ट है, यानी कि जो बंजारे हैं, हम पढ़ेंगे किसके बारे में। एक ग्रुप था जो अभी हमने देखा था पीछे, जहाँ पर कहाँ पर रहते थे लोग, एक वोल्केनो था जिसका नाम था किलिमंजारो, वही वो लोग रहते थे, इस पिक्चर में हमने देखा है। कह रहा है इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहा है इनकी जो संख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी इन लोग में। तो कौन की संख्या किसकी ज़्यादा थी, कह रहा है अगर हम बात करें केन्या का, केन्या क्या है, वो अफ्रीका में भी है, कह सकते हैं कंट्री है, कंट्री में सॉरी राज्य है, ठीक है, एक जगह का नाम है। वहाँ पे लगभग ये लोग 3 लाख लोग बसे हुए थे। कौन, मसाई। कहाँ पर, बस केन्या में। फिर उसके अलावा एक जगह और है जिसका नाम है तांजानिया। क्या नाम है, तांजानिया या तांजानिया। वहाँ पे लगभग 1.5 लाख लोग रहते थे। तो दोनों ग्रुप के लोग काफ़ी ज़्यादा, इनका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा था। जैसे होता है ना, जैसे इंडिया में देखेंगे तो हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो वैसे ही अफ्रीका में ये लोग ज़्यादा हैं। कौन से ग्रुप के लोग, मसाई ज़्यादा के लोग रहते हैं। कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा है केन्या में जो 3 लाख लोग हैं, कितना 100,000 लाख, यानी 3 लाख लोग हैं, और तंजानिया में लगभग 1.5 लाख लोग हैं। तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है कि क्या बोलते हैं, अफ्रीका में जो केन्या में जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 3 लाख है, और किसकी पॉपुलेशन है, मसाई की, और तंजानिया में कितना है, 1.5 लाख है, ठीक है। अब देखते हैं इनका पहला पॉइंट। कह रहा है वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन,
यानी कि कहाँ चले गए हैं, ग्रेजिंग वाले लैंड, यानी कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर घास वगैरह उग रहे थे वो कहाँ चले गए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया खेती वाली ज़मीन में, यानी कि जो भी घास फूस वाले ज़मीन थे, जो जंगल थे, उनको काट पीट के किस में कन्वर्ट कर दिया, खेतों वाले ज़मीन में, ताकि लोग क्या करें, खेती करें और खेती का 60-70% टैक्स उनको अंग्रेज़ों को दे दें और अंग्रेज़ों को कहाँ भिजवा दें, इंग्लैंड में भिजवाते थे, अपने महारानी के पास, विक्टोरिया के पास। वही यहाँ पर बताया गया, कह रहा केन्या, जो भी हम देख रहे थे जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये वाले लोग, मसाई वाले लोग, तो ये कह रहा केन्या और तंजानिया में जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा रूल किए थे, क्योंकि ये थोड़ा कह सकते हैं कि ऐसा राज्य था, या कह सकते हैं ऐसी जगह थी जो थोड़ा फेमस था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ वहाँ पर आसानी से पहुंच जा रहे थे। और जैसे इंडिया में लोग कर रहे थे, उनको घूमने नहीं दे रहे थे, वैसे वहाँ भी अफ्रीका में भी जाके केन्या और तंजानिया में एक गांव बनाते थे और उस गांव में लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पर रखते थे और 2-3 पुलिस वहाँ पे क्या करते थे, अपना वहाँ पे जॉब लगा देते थे, ताकि ये रात होते ही वहाँ से भागे नहीं। तो जो ये लोग थे मसाई, वहाँ पर मजदूरी में वहाँ भी क्या करना पड़ता था, इन लोग को भी रहना पड़ता था जैसे इंडिया के लोग रह रहे थे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा इन लोग क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा और इनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा जो ये लोग थे मसाई वाले, वो लगभग अपना 100% में से 60% ज़मीन क्या कर दिए थे, खो दिए थे। अगर मान लेते हैं जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो इनके पास पूरा 100% ज़मीन था अपने जानवरों को चराने के लिए और अपने जंगलों में घूमने के लिए। लेकिन अंग्रेज़ के आने के बाद ही क्या हुआ, इनका 60% ज़मीन क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया किसमें, खेतों में। यानी कि जो भी जंगल था, जो भी ज़मीन थी जहाँ पर घास फूस उगते थे, जहाँ पर जंगल लोग जाते थे, खाते पीते थे, घूमते थे, जानवरों को चराते थे, वो सारा ज़मीन किस में कन्वर्ट हो गया, खेतों में कन्वर्ट हो गया। और कौन कन्वर्ट किया था, ब्रिटिश वालों ने, यानी कि अंग्रेज वालों ने। और कितना किया था, लगभग 60% खेती कन्वर्ट हो चुकी थी। फिर क्या, दे वर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन विद द अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पैक्चर। और वो काम यही करते थे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती थी, ताकि खेती क्या हो सके, अच्छी से हो सके और उनको फ़ायदा मिल सके अंग्रेज़ों को। फिर कह रहा है कि जो अंग्रेज़ थे उन लोगों ने कुछ मतलब क्या किया था, जो ज़मीन थे, जो बंजर वाले ज़मीन थे, या कह सकते हैं जो खेती वाले ज़मीन थे, उसको कन्वर्ट कर दिया था किसमें, गेम सेटिंग में। यानी कि जहाँ पर गेम वो लोग कराते थे अंग्रेज़ लोग। जैसे यहाँ दिया गया है, करम यहाँ पर दिया है मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क केन्या में है दोनों। फिर कह रहा सेरेंगेती पार्क कहाँ पे है, तंजानिया में। तो ये दोनों जो सिस्टम था, यानी गेम वाला जो पार्क वाला सिस्टम था, किसने बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था अपने हिसाब से, अपने लिए, ताकि वो लोग क्या हो, जब बोर वगैरह हो तो जाके वहाँ पर गेम वगैरह खेल सकें। तो देख सकते हैं अपने आप को ये लोग राजा समझते थे और दूसरे लोगों पर राज करते थे। जो काम बेचारा बात नहीं मानता था, उनके लोग गोली से बूम करके उड़ा देते थे। ऐसे ही उन लोगों ने कई सारे पार्क बनवाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, करा द सेरेंगेती नेशनल पार्क फॉर इंस्टेंट वाज क्रिएटेड ओवर 14,760 रुपये स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ग्रेजिंग लैंड। यानी कि इतने बड़े एरिया में उन लोगों ने क्या बनाया था, पार्क बनाया था बिना मतलब का, जहाँ पे ये लोग पूरी तरह से क्या हो रहे थे, बेचारे बर्बाद हो गए थे। ना ज़मीन था, ना जंगल था, ना खेत था, तो बस क्या था, इनका जान थी। और इसी की वजह से यहाँ भी, यानी कि अफ्रीका में भी कई सारे जानवर बेचारे मारे गए थे, क्योंकि वो लोग क्या थे, उनके पास घास फूस नहीं था खिलाने के लिए। तो देख सकते हैं इंडिया के साथ साथ अफ्रीका के लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे बस टैक्स लेने के लिए। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेकार है अंग्रेज़। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा व्हेन पैस्चर ड्राई है। पैस्चर यानी कि जो घास फूस वाला ज़मीन था, मान लो अगर अचानक से क्या हो गया, ड्राई हो गया, यानी सूखा पड़ गया। सूखा कब पड़ता है, जब बारिश नहीं होता है। तो अफ्रीका में भी ऐसा होता था, कभी कभार क्या होता था, बारिश नहीं होता था, तब क्या होता था इन लोग के साथ, तब इन लोग के साथ जा लोग तबाही मच जाती थी, यानी कि कहर मच जाता था। क्यों, क्योंकि पहली बात तो अंग्रेज़ इनसे बहुत ज़्यादा परेशान करवाते थे, यानी खेती करवाते थे, कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं देते थे। ऊपर से क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से कई सारे जानवर बेचारे मारे गए थे। क्या हुआ, पानी के बिना और खाने के बिना। तो ये कह रहा है ड्रॉट, यानी कि सूखा अफेक्ट क्या कर रहा था, उनके पूरी तरह से लाइफ को बर्बाद कर रहा था, तहस नहस कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो डिपेंड थे किस पे, रेनफॉल पे। यानी कि जो बारिश होगा तो मौसम अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा तो मिट्टी फर्टाइल होगी, मिट्टी फर्टाइल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगी और फिर से जंगलों में फिर से घास होगी, जिसकी वजह से हम फिर से क्या कर सकते हैं, जानवरों को चरा सकते हैं और अच्छे खासी मात्रा में खेती कर सकते हैं और फिर से बेच सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ, जब ड्राई पड़ गया, जब सूखा पड़ गया, तो ये सब चीज़ें बर्बाद हो गई और देखते ही देखते कई सारे जानवर के बेचारे, लिखा है ना, कैटल आर लाइकली टू स्टार्व अनलेस दे कैन बी मूव्ड। जब तक तो कोई एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, तब तक बेचारे उनके जानवर मर जाते थे। इसलिए उनकी मजबूरी थी क्या करना, हर 2-3 महीने में एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसीलिए उनको घुमाकड़ कहा गया है। ठीक है,
तो उनका ये पूरा दिमाग में बैठ गया है पूरा लाइफ टाइम के लिए कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक एक जगह से दूसरी जगह हम जाते रहेंगे, ताकि हमारे जानवर भी सेफ़ रहें और हम भी सेफ़ रहें और अंग्रेज़ों से बचे रहें। इसलिए अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, परेशान हो गए थे पकड़ते पकड़ते। इसीलिए उन लोगों ने 1878 में एक निकाला था रूल, जैसे इंडिया में था रूल कि कहीं भी किसी को घूमना नहीं है, बस एक गाँव में रहना है, वैसे यहाँ भी उन लोगों ने क्या लिया, रूल आया ताकि ये लोग एक जगह पर बैठे रहें। तो देख सकते हैं कितने के साथ जानवर भले ही मर रहे हैं, इनके पास कोई खाना पीना नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती इनसे खेती कराए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि उसी कारण कहाँ गया, लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल लिखा है ना, मैं अपने तरफ से नहीं बोलता हूँ, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल डाइड फॉर स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी के कारण और बीमारियों के कारण कई सारे जानवर बेचारे मारे गए थे। क्यों मारे गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, ना उनको जंगलों में चराने जा रहे थे, ना उनको आज़ाद कर रहे थे, बस उन गाँव में पकड़ करके एक जेल की तरह में रख दिए थे, तुम यहीं पर पड़े रहो, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जानवर बेचारे भूखे और बीमारियों के कारण मारे गए। फिर जब इंक्वायरी हुआ 1930 में, दिखाया गया कि जो मसाई थे, जो केन्या में रह रहे थे, वो लगभग उनके पास 7,20,000 कैटल थे, यानी कि 7,20,000 गाय भैंस थी, 8,20,000 उनके पास भेड़ बकरियाँ थी, और लगभग 1,71,000 उनके पास गधे थे, डंकीज थे, ठीक है। इन जस्ट 2 years ऑफ सेवर ड्रॉट, यानी कि 2 साल के सूखा पड़ने के कारण ही इनकी संख्या कितनी हो गई, 1933 1934 हो गई, सोचो। यानी कि उनके पास लाख में है जानवर, और देखते देखते जैसे ही 2 साल उनके पास सूखा पड़ा, सारे के सारे जानवर बेचारे क्या हो गए, मर गए। क्यों मर गए, जानवर वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी वजह से। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में जानवरों की मौत हुई है, और सही की सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, कौन जिम्मेदार है, अंग्रेज जिम्मेदार है। क्यों, क्योंकि उन लोगों को उन्होंने क्या कर दिया था, एक गाँव में कैद कर दिया था, और वो लोग ऐसे रह नहीं पाते हैं, उनका काम ही एक जगह से दूसरी जगह घूमना, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जानवर बेचारे मारे गए थे उन अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसके बाद एक और टॉपिक आता है, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, यानी कि जो सारे के सारे कह सकते हैं जो ट्राइब्स वाले थे, यानी कि जो बंजारेस थे या आदिवासी थे, जो मसाई लैंड थे, यानी कि जो मसाई वाला ग्रुप था, उसमें से बस कुछ ही लोग थे जो क्या हुए थे, इससे प्रभावित हुए थे, बस कुछ ही लोग का जानवरों का मौत हुई थी। क्यों हुआ था, देखो कह रहा जो मसाई वाले हैं वो उनका 2 डिवाइड में हिस्सा हो गया था, यानी कि 2 हिस्सों में उनको बांट दिया गया था। लिखा है ना इम्पीरियल कॉलोनियल रूल, यानी कि जब वो अंग्रेज़ आए थे तो मसाई सोसाइटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, यानी कि जो मसाई का ग्रुप था वो 2 हिस्सों में बट गया था। पहला हिस्सा था एल्डर्स का और दूसरा हिस्सा वॉरियर्स का, यानी कि जो पहले हिस्सा था उसमें बड़े बड़े लोग थे, यानी कि बूढ़े बुजुर्ग थे, ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा था उसमें वॉरियर्स थे। वॉरियर्स मतलब कि जो यंग थे। तो ये कह रहा है कि जो एल्डर्स थे उसमें रूलिंग ग्रुप था, जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, यानी कि मतलब एजेड लोग रहते थे, जो 40 50 60 साल के लोग थे, उस ग्रुप में रहते थे, और उनका काम क्या था, डिस्प्यूट को संभालना, यानी कि अगर कहीं झगड़ा वगैरह हो रहा है तो उसको संभालना और अंग्रेज़ों से चुपचाप बातें करना और उनकी बातें सुनना, ठीक है। तो ये हो गया पहला ग्रुप। तो दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है वॉरियर्स। तो ये लोग क्या थे, नाम में ही वॉरियर है, यानी कि योद्धा। योद्धा का काम क्या होता है, लड़ना। तो ये कह रहा है कि जो वॉरियर्स थे, जो वॉरियर मसाई थे, उनमें कई सारे जवान लोग थे, यानी कि यंगर पीपल थे, जो मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, यानी कि जिम्मेदारी लेते थे कि अपने ट्राइब का सेवा करेंगे, यानी कि अपने जो उनका ग्रुप है, जो उनका ट्राइब है, जो उनका ग्रुप है, जो सोसाइटी है, उसकी और अच्छा करेंगे किससे, उन अंग्रेज़ों से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो लोग वॉरियर्स थे, यानी कि जो लोग योद्धा थे, वो बेचारे तो उनसे लड़ लिए, उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कौन थे, जो एल्डर्स थे, उनको बेचारे बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि अंग्रेज़ उन पर कंट्रोल कर रहे थे और उनको परेशान कर रहे थे, और इनको कंट्रोल कर नहीं पाते थे वॉरियर्स को, क्योंकि योद्धा थे, लड़ते थे। तो वही कह रहा है कि सबको परेशानी नहीं हुई थी। जो बहुत ज़्यादा मजबूत थे, जो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, वो लोग आसानी से अंग्रेज़ों को भगा देते थे और अपने ट्राइब्स का रक्षा करते थे। तो इस तरह से देख सकते हैं सारे मसाई एक जैसे नहीं थे, सारे मसाई भी कुछ कह सकते हैं शक्तिशाली भी थे, जो अंग्रेज़ों को मार के वहाँ से भगा दिया और अपने ट्राइब्स की रक्षा भी की अफ्रीका में। देखो यहाँ पे दिखाया गया, ये लोग हैं वॉरियर्स हैं, यहाँ वॉरियर्स यानी कि यंग लोग हैं जो क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। तो यहाँ पे लिखा है, टू एडमिनिस्ट्रेटर द अफेयर्स ऑफ द मसाई द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ मेजर डेट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, यानी कि जो मसाई वाला ग्रुप था, यानी कि जो कह सकते हैं जो योद्धा थे, उन पे अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, एक लॉ बना दिया था कि जो जितने भी वॉरियर्स और सारे के सारे क्या है, क्रिमिनल्स हैं, और उनको जैसे ही देखा जाए उनको क्या कर दिया जाए, उनको अटैक मतलब किसी उठा के जेल में बंद कर दिया जाए, अगर वो भागते हैं तो उनको गोली मार दिया जाए। तो अंग्रेज़ ऐसा ही करते थे, जबरदस्ती क्या करते थे, गोली मार देते थे, ताकि जो बाकी बचे हुए हैं वो अंग्रेज़ों से डरे, ताकि फिर से क्या हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। तो ऐसा होता नहीं था, वो लोग बस कोशिश करते थे, लेकिन वॉरियर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पावरफुल थे, और अंग्रेज़ों को काफ़ी आसानी से हरा देते थे। तो इनका ग्रुप क्या हुआ था, बचा हुआ था अंग्रेज़ों के कहर से। लेकिन जो बूढ़े बेचारे थे, जो एल्डर्स ग्रुप था,
उनको बेचारा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। अब इस चैप्टर का आता है आखिरी टॉपिक, कंक्लूज़न, यानी कि क्या इससे उसका बोलते हैं वो इथी निकला, क्या बोलते हैं उसका जो जो पूरा कंक्लूज़न है वो क्या है। कंक्लूज़न यही है कि जितना भी पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, जो चरवाहे हैं, जो बंजारे हैं, जो आदिवासी हैं, उनको हर एक दुनिया में है, चाहे वो अफ्रीका में रह रहे हो, चाहे इंडिया में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, सब जगह अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उनको परेशान किया था। तो वही लिखा है यहाँ पर, जितनी भी कम्युनिटी थी पेस्टोरल वाली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, सारे के सारे क्या हुए थे, अफेक्टेड हुए थे इन अंग्रेज़ों के द्वारा। क्यों अंग्रेज हुए थे? हर जगह पे ये लोग यही कर रहे थे कि जितना भी एरिया था वो सब कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, खेती वाले सिस्टम में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो पैसर वाला लैंड था वो डिसअपियर हो गया था, यानी कि जो घास फूस वाला लैंड था जहाँ पे लोग अपने जानवरों को चराने जाते थे वो पूरी तरह से क्या हुआ था, बर्बाद हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा इन पे, यानी किन पे, बंजारोस पे, आदिवासियों पे और इनके ट्राइब्स पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि आज भी ऐसे लोग हैं, यानी कि आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो क्या है, अभी भी वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे पहले जी रहे थे। मैंने क्या से जब 250 साल पहले जी रहे, 250 साल पहले जी रहे थे 1800-1900 में, आज भी 2020 में भी कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो क्या करते हैं, यही अपने रूल को अपनाते हैं। और अभी भी, अब कोई रूल वगैरह है नहीं, सब देश को आज़ादी मिल गई, हर देश आज़ाद हो चुका है, तो लोग अब अच्छे से रहते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं चराने के लिए, जंगलों में जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ सब फल वगैरह लाते हैं, सब्जियाँ लाते हैं और अच्छे से रहते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो अब अंग्रेज़ है नहीं, अपने हिसाब से जीते हैं, सब अब मस्त है। पहले उनके पास काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, काफ़ी हर जगह पे, हर एरिया में, चाहे इंडिया हो चाहे अफ्रीका हो। ठीक है, बाकी चैप्टर यहीं पर ख़त्म है। मिलते हैं क्लास 10 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। ठीक है, गुड लक।